तो हम लोग पढ़ेंगे अभी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कीप क्वाइट। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम लोग कल पढ़ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड कब कब बनता है? जब एस ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस पी ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद पी पी ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये तीन है ना, सिग्मा बॉन्ड में ही बनता है, हेड टू हेड कोलिजन। तो ये तीनों ही केस में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड मजबूत होगा और कम कमजोर? सिग्मा बॉन्ड इन जनरल स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी ग्रेडेशन करना है ना। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो पीपी होता है, ठीक है ना। पीपी बॉन्ड जो पीपी सिग्मा बॉन्ड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एसपी और सबसे कम होता है एसएस। एसएस इसलिए सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, मतलब सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है तीनों में, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये नहीं है, ओरिएंटेशन इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, सारी डायरेक्शन में ये फैला हुआ है, जिसके कारण इसका जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो वीक होता है, ठीक है ना। और पी में क्या होता है? डायरेक्शनल कैरेक्टर है। इसमें क्या है, इसमें नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इससे ज़्यादा होता है। और इसमें क्या है, पी पी है ना, तो इसमें क्या हो गया कि सबसे दोनों के पास डायरेक्शनल कैरेक्टर है, ये भी पी है ये भी पी है। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर होने के चलते सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है ये होता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हेड टू हेड कोलिजन होता है, हेड टू हेड मर्जिंग होता है, हेड टू हेड इंटरपेनेट्रेशन होता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसका होता है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग इसमें होता है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ता है वो इसमें होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। जैसे ये एक एटम है और ये एक एटम है ना, दोनों ही एटम का ये न्यूक्लियस है, तो ये जो बीच का एरिया है ये है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा, अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अभी जब ये मर्ज करेगा तो ऐसा हो जाएगा शेप, जब मर्ज करेगा तो इलोंगेटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ गया, इधर घट गया, समझ गया ना। बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसका बढ़ेगा, यहाँ न्यूक्लियस है यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, यही है। अभी स्फेरिकल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, इंटरेक्शन होते जाएगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से खिसक के इधर आ जाएगा, इधर से खिसक के इधर आ जाएगा बीच में, तो दोनों ही न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो न्यूक्लियस के बीच में है ना, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो बढ़ता है वो पीपी के केस में होता है, ठीक है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा इंटरपेनेट्रेशन होता है, सबसे ज़्यादा शेयरिंग, सबसे ज़्यादा मर्जिंग इसी में होता है, जिसके कारण सबसे जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड जो होता है तभी डेवलप होता है जब पीपी ओवरलैपिंग होता है, समझ गए। और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है एसएस का, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद पाई बॉन्ड्स कल हम लोग बताए थे, वो वीक क्यों होता है, क्योंकि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है, साइड बाय साइड। जैसे कि ये हो गया हेड टू हेड, ये जो है हेड टू हेड हो गया ओवरलैपिंग, एस में पाई बॉन्ड नहीं बनता, पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो पी ओवरलैपिंग होगा तभी होगा, ठीक है ना। एस पी ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग में सिर्फ सिग्मा बनेगा, पाई बनने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। तो पाई में जो है पीपी में होगा, जैसे हेड टू हेड कोलिजन होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये जो है पी एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, पी वाई, ये हेड टू हेड कोलिजन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, ये क्या है पी वाई, ये भी है पी वाई,
तो ये क्या हुआ, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा ना, पार्शियल ओवरलैपिंग होगा, कंप्लीट ओवरलैपिंग संभव नहीं है क्योंकि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा। तो ये इसके साथ हो गया ओवरलैपिंग, ये हुआ पी वाई, उसके बाद पी जेड, पाई बॉन्ड को हम लोग इसी तरह से दिखाते हैं, ये हो गया पी जेड, समझ गए। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुआ तो पाई बॉन्ड बना, और हेड टू हेड कोलिजन हुआ तो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बना, उसके बाद 2 पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो पाई बॉन्ड हमेशा वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी उसमें ग्रेडेशन हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो है पीपी ओवरलैपिंग होता है और सबसे कम स्ट्रॉन्ग एसएस ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, और पाई हमेशा वीक ही रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है क्योंकि इसमें पार्शियल इंटरपेनेट्रेशन होता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में क्या होता है, थोड़ा सा इंटरपेनेट्रेशन होता है, बहुत कम इंटरपेनेट्रेशन होता है क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलता है इंटरपेनेट्रेट करने के लिए, सब मर्ज करने का उसको पूरा मौका मिलता ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना रहता है जो डिस्टर्ब करता है उसको मर्ज होने में। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये वीक बॉन्ड बनता है क्योंकि इसमें मर्जिंग ही बहुत कम होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड हमेशा वीक रहेगा क्योंकि बहुत कम इंटरपेनेट्रेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वी एस ई पी आर। ठीक है ना, वी एस ई पी आर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है ना, वी एस ई पी आर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अभी जो हम लोग पढ़े स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए। ठीक है, और उसके बाद बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है वो पढ़ लिए कि बॉन्ड बनता है इसलिए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट आया जिससे हमको पता चल गया कि बॉन्ड किस तरीके से बनता है। ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, आए बात समझ में, शेयरिंग के लिए मर्जिंग होना जरूरी है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी क्योंकि हमको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स जो होता है, दो चीज़ पढ़े, बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ चुके ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से, और एनर्जी लेवल डायग्राम से स्टेबिलिटी के बारे में पढ़े कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और कौन नहीं होगा, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जितना भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है उसका एक अपना शेप होता है, उसका अपना एक शेप होता है। जैसे आयनिक कंपाउंड होता है तो उसका जब क्रिस्टल बनता है तब शेप बनता है, मॉलिक्यूल बनता नहीं है आयनिक कंपाउंड में। लेकिन ये कोवैलेंट कंपाउंड है तो कोवैलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल बनता है, आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं बनता है, सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं, वहाँ पर क्रिस्टल बनता है और शेप डेवलप करता है। यहाँ भी शेप है लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का शेप होता है, आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है तो उसका शेप होने का कोई क्वेश्चन नहीं है, पूरा क्रिस्टल का एक शेप होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल जो है उसका अपना एक फिक्स शेप है और वो जब आपस में अरेंज होता है तब जाकर के एक बिगर मॉलिक्यूल बनता है, समझ गए। तो शेप कैसे एक्सप्लेन होगा वो भी तो ऑक्टेट रूल से नहीं हुआ, तो उसके लिए थ्योरी आया VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल, अभी तुरंत बताया था कहाँ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, समझ गया, आई बात समझ में। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है।
थ्योरी। आई बात समझ में? थ्योरी के लिए हम यहाँ टी नहीं लिख रहे, ठीक है ना, उसको हम थ्योरी ही बोलते हैं। BS इन BR थ्योरी। समझ गए? तो ये जो साइंटिस्ट हैं सिडविक एंड पॉवेल इस थ्योरी को सामने लाए थे, ठीक है ना। कौन लाए थे? सिडविक एंड पॉवेल, ठीक है। सिडविक एंड पॉवेल 1940 में आया। ये थ्योरी कब आया है? 1940 में। और फिर इसको इम्प्रूव किया गया 1957 में गिलेस्पी एंड नीलॉम। डेवलप, ये किया डेवलपमेंट, ये जो है थ्योरी को डेवलप किया। आई बात समझ? और जो अभी लिखेंगे वो इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। इम्प्रूव करने वाला साइंटिस्ट कौन है? गिलेस्पी। गिलेस्पी एंड NYHOL, ये 1957 में इसको इम्प्रूव कर दिया। समझ गया कि नहीं? तो इस चारों साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है। सिडविक एंड पॉवेल ने बताया था कि रिपल्सन थ्योरी होता है, और सिंपली बता दिए थे कि जो जैसे कोई भी है, जैसे हम लिए कार्बन है ना, या अमोनिया लेते हैं, तो इसके चारों तरफ ये पेयर है कि नहीं, 1 2 और एक ये है, एक दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, 4 पेयर है ना। इस चारों पेयर में रिपल्सन होता है, इस चारों पेयर में रिपल्सन होता है। सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो चूंकि सब इलेक्ट्रॉन है तो उसमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता है तो वो अपने आप को अरेंज करता है इस तरीके से ताकि मिनिमम रिपल्सन, ठीक है ना, अरेंजमेंट करते रहता है। और जिस अरेंजमेंट में मिनिमम रिपल्सन होता है उस समय जो शेप नज़र आता है वही शेप होता है इसका। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन हुआ ना। वैलेंस सेल क्यों हुआ? क्योंकि बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी वैलेंस सेल है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाला ही इलेक्ट्रॉन है। लुईस कॉन्सेप्ट में वही लिखते हैं, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को लिखते हैं ना उसके चारों तरफ, और वही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में, इसलिए उन्होंने उसी को कंसीडर किया। बोला कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके चारों तरफ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्सन होता है, तो वो रिपल्सन होने के चलते सब एक दूसरे से दूर भागता है। तो दूर कितना दूर भागेगा? छोड़ के तो जा नहीं सकता है, अपने आप को अरेंज करेगा, है ना, किसी भी तरीके से, ताकि मिनिमम रिपल्सन, जीरो रिपल्सन तो होगा नहीं, मिनिमम रिपल्सन जिस अरेंजमेंट में हो जाए वो अपने आप को अरेंज करेगा। और उस समय जो शेप डेवलप होगा मिनिमम रिपल्सन के समय वही उसका शेप होगा, ठीक है। बाद में गिलेस्पी और नेलोन ने और इम्प्रूवमेंट किए। वो बोले कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो 2 तरह का इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लासीफाई कर दिया 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी का नाम उन्होंने बॉन्डिंग पेयर दिया, दूसरे को नॉन बॉन्डिंग पेयर, जिसको लोन पेयर भी बोलते हैं। तो ये 3 यहाँ पर दिख रहा है, इस केस में बॉन्डिंग पेयर 1 2 3, और ये लोन पेयर हुआ, नॉन बॉन्डिंग पेयर हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये जो बॉन्डिंग पेयर है ना वो तो बीच में रहता है, एटम के बीच में रहता है ना, एटम के बीच में रहता है, तो उसमें ज़्यादा रिपल्सन नहीं होता है। लेकिन जो नॉन बॉन्ड पेयर होता है वो सेंट्रल एटम पेयर होता है, तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ वो रहता है, तो उसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि वो सेंट्रल एटम पर कम जगह में रहता है, इसलिए उसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा। वो ज़्यादा जगह कवर करेगा, क्योंकि वो सेंट्रल एटम के ऊपर ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना काम के,
है ना, इसलिए रिपल्सन होगा। और ये तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, ये भी बॉन्ड में, ये भी बॉन्ड में। वो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना तो हाइड्रोजन के पास है ना नाइट्रोजन के पास है, ना तो हाइड्रोजन के पास है ना नाइट्रोजन, दोनों के बीच में है, दोनों से दूर है, दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है, इसलिए वो कम रिपल्सन देगा। लेकिन जो हमारे सर पे आके बैठ जाएगा वो ज़्यादा रिपल्सन देगा, है कि नहीं? हाँ, अब है बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उतना टेंशन नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सर में दर्द होने लगता है कि नहीं? हाँ, आप बीच रास्ते में जा रहे हैं, सड़क पर कुछ प्रॉब्लम है, छोड़ो क्या, लेकिन तुम्हारे घर के सामने कुछ प्रॉब्लम हो गया तो टेंशन है कि नहीं? तो यही होता है, यहाँ भी है। तो दो तरह का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो एटम्स के बीच में रहता है, तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखता है, भाई क्या होगा, देखते हो, तुम देखो, टेंशन कम। अब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ही पड़ा हुआ है, जो भी प्रॉब्लम फेस करेगा नाइट्रोजन फेस करेगा, समझ गए कि नहीं? लोन पेयर के चलते, तो इसीलिए ये ज़्यादा रिपल्सन देता है। और ये जो सेंट्रल एटम है यही डिसाइड करता है शेप, सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वही डिसाइड करता है शेप। ये जो टर्मिनल एटम है वो कुछ नहीं करता है, ये शेप को डिसाइड नहीं करता, वो खाली चारों तरफ से आके घेर के बाउंड्री बना देता है, समझ गया ना? हाँ, ये खाली बता देता है कि हाँ भाई बाउंड्री है, इससे आगे नहीं जाना, लेकिन शेप डिसाइड ये नहीं करता है ना? जैसे छत पर जाते हैं, चारों तरफ घेर देते हैं ताकि उससे आगे नहीं जाना है, तो वही काम ये सब कर रहा है। लेकिन बिल्डिंग का शेप एंड साइज वो डिसाइड नहीं करता है, हमारा पिलर कैसे गया है वो डिसाइड करता है शेप एंड साइज, है कि नहीं? तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन, ये जो चारों पेयर है, ये डिसाइड करता है शेप एंड साइज, समझ गए? किसी में 4 है, किसी में 6 है, इसमें हम 4 दिखाए थे, 4 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो गिलेस्पी और नेलोन क्या बोले कि दो तरह का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्डिंग पेयर चूंकि किसी एक पर्टिकुलर एटम पे नहीं रहता, इन बिटवीन द एटम्स रहता है, ठीक है ना? तो जिसके चलते क्या होता है कि रिपल्सन कम देता है, दूर है ना, एटम से दूर है, एटम के नज़दीक नहीं, एटम से दूर है, बीच में, तो कम रिपल्सन देगा। लेकिन जो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होता है वो एटम्स के ऊपर ही होता है, सेंट्रल एटम के ऊपर ही होता है, तो कम जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा तो रिपल्सन ज़्यादा ना होगा, इसीलिए सेंट्रल एटम नॉन बॉन्डिंग पेयर होता है वो ज़्यादा रिपल्सन देता है। आ गया समझ में? बताया समझ में? तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन देगा? तो अभी इस दोनों के आधार पर हम बहुत ही शॉर्ट में इस थ्योरी को पढ़ें, डिटेल में तुम्हारे बुक में पढ़ लेना अच्छे से। पूरा उतना पढ़ने के बाद जो फाइनल चीज़ जो नज़र आएगा इस थ्योरी में, उसको हम एक लाइन में बता रहे हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है? लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? आया बात समझ में? उससे थोड़ा सा कम होता है लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन, और सबसे कम होता है बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन। आई बात समझ में? पूरा पढ़ने के बाद यही पता चलता है, ठीक है ना? मेन जो है थ्योरी डेवलप कौन किए हैं? सिडविक एंड पॉवेल ने। उसमें जो है गिलेस्पी और नेलोन जो है ये बताए कि रिपल्सन तो होता है लेकिन दो तरह का रिपल्सन है, ठीक है? लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन देता है और बॉन्डिंग पेयर कम रिपल्सन देता है। लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन मीडियम मॉडरेट होता है। तो इसके बेसिस पे तो मेन जो होता है ना, सब कुछ खाना पीना खाने के बाद जो अंतिम चीज़ क्या होता है, वह हमारा हेल्थ ठीक रहे, तो वही है, समझ गए? उतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बाद लास्ट में पता चलता है कि BSEPR थ्योरी है क्या, तो बस यही है। इसके बेसिस पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपने आप को अरेंज करता है इस पोजीशन में ताकि मिनिमम पॉसिबल रिपल्सन हो
और उस समय जो अरेंजमेंट का शेप बनता है वही उस मॉलिक्यूल का शेप होता है। आ गया बात समझ में? हैं? ठीक है। तो अब देखो शेप भी दो तरह का होगा। अच्छा, शेप का एक दूसरा नाम ज्योमेट्री लिखा हुआ है। ज्योमेट्री मतलब कुछ और नहीं समझना, मैथमेटिक्स बनाना है नहीं। यहाँ ज्योमेट्री का मतलब हुआ शेप, ज्योमेट्री का मतलब हुआ शेप। कहीं भी ज्योमेट्री लिखा हुआ रहे, है ना, स्पेलिंग वही है। हाँ, तो ज्योमेट्री जो बोलेंगे तो मैथ में मत पहुँच जाना। क्या है? शेप। ये नहीं कि हम शेप बोल रहे हैं, किताब में नजर आ रहा है कि ज्योमेट्री ये क्या हो गया। ठीक है ना? तो ज्योमेट्री और उसी को स्टैंडर्ड वर्ड में ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है। अब ज्योमेट्री भी दो तरह का होता है, एक रेगुलर ज्योमेट्री और एक इरेगुलर, है ना। रेगुलर ज्योमेट्री में खाली एक पेयर, बॉन्डिंग पेयर रहता है, ये लोन पेयर नहीं रहेगा। अब जैसे ये CH4 है ना, ये CH4 है ना, तो ये हुआ रेगुलर ज्योमेट्री। इसका रेगुलर ज्योमेट्री होगा क्योंकि सारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बॉन्डिंग पेयर से। और इसमें इरेगुलर ज्योमेट्री होगा क्योंकि बॉन्डिंग पेयर भी है और नॉन बॉन्डिंग पेयर भी है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रेगुलर ज्योमेट्री और फिर बाद में इरेगुलर पढ़ेंगे जब इसमें जो है डिस्टॉर्शन होगा। रेगुलर ज्योमेट्री में क्या होगा? डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है ना। तो डिस्टॉर्शन कौन लाता है? नॉन बॉन्डिंग पेयर। तो याद रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग दो तरह का ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है।